हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं विज्ञान की इस महाभंडारा क्लास के बारे में। और फ्रेंड्स, इस महाभंडारा क्लास में आपको साइंस के 100 यानी कि 100 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं और आगे आने की इनकी जो प्रोबेबिलिटी है ये भी बहुत ज़्यादा है। और फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा बातचीत ना करते हुए चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। मींस सोलर एनर्जी को विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं फोटोवोल्टिक सेल। आंसर हो जाएगा हमारा फोटोवोल्टिक सेल। फ्रेंड, जो सोलर एनर्जी होती है ये ऐसी एनर्जी होती है जो कि हमें सूर्य से यानी कि सन से प्राप्त होती है। और फोटोवोल्टिक सेल क्या है? तो फोटोवोल्टिक सेल जो है ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और फोटोवोल्टिक जो सेल है इसको बनाने के लिए आर्सेनिक, इंडियम, कैडमियम, सिलिकॉन, सेलेनियम और गैलियम जैसी अर्धचालक सामग्री का उपयोग किया जाता है। अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर्स का यूज करते हैं और ज़्यादातर मात्रा में फ्रेंड जो सिलिकॉन और सेलेनियम है इनका ही उपयोग किया जाता है फोटोवोल्टिक सेल को बनाने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। तो फ्रेंड्स, ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य का नियंत्रण करती है? तो फ्रेंड्स, ये होती है पिट्यूटरी ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य का नियंत्रण करती है। इसीलिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको फ्रेंड्स मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है या फिर इसे एक और नाम पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। और फ्रेंड, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये कहाँ पर स्थित होती है? तो फ्रेंड्स, मस्तिष्क के निचले भाग में ये स्थित होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, शरीर का रासायनिक कारखाना जो है ये कहा जाता है लीवर यानी कि यकृत के लिए। जो यकृत है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियां बच्चा पैदा करते समय कौन सा हार्मोन स्रावित करती हैं? तो फ्रेंड्स, जो स्त्रियां हैं ये डिलीवरी के टाइम पे कौन सा हार्मोन स्रावित करती हैं, रिलीज करती हैं? तो फ्रेंड्स, ये होता है रिलैक्सिंग हार्मोन। आंसर हो जाएगा हमारा रिलैक्सिंग हार्मोन। फ्रेंड्स, प्रसव के टाइम पर ये जो हार्मोन है ये लिगामेंट को नरम और चौड़ा कर देता है जिससे बच्चा पैदा करने में महिलाओं को मदद मिलती है। और ये जो हार्मोन है ये अंडाशय ग्रंथि यानी कि ओवरीज ग्लैंड से स्रावित होता है और यह ग्रंथि सिर्फ महिलाओं में ही पाई जाती है। बढ़ते हैं अब हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो जो विद्युत बल्ब होते हैं इनमें नाइट्रोजन और आर्गन जो गैस है ये संयुक्त रूप से भरी हुई होती हैं। ये दोनों ही गैस नाइट्रोजन और आर्गन गैस। फ्रेंड्स, जो नाइट्रोजन गैस है अगर हम इनकी प्रतिशत मात्रा की बात करते हैं तो जो नाइट्रोजन गैस है ये 7% की मात्रा में पाई जाती है। और आर्गन गैस की अगर हम बात करते हैं तो ये 93% की मात्रा में पाई जाती है विद्युत बल्ब में। और फ्रेंड्स, बात करते हैं अगर हम नाइट्रोजन के सिंबल की, तो नाइट्रोजन का जो सिंबल होता है ये होता है कैपिटल N। और इसके अगर परमाणु क्रमांक को देखें यानी कि एटॉमिक नंबर को, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है नाइट्रोजन का वो 7 यानी कि 7 होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसी भी तत्व यानी एलिमेंट का आपसे परमाणु क्रमांक पूछ लिया जाएगा या फिर उसका रासायनिक सिंबल पूछ लिया जाएगा। फ्रेंड, बात करते हैं आर्गन की, तो आर्गन का जो सिंबल होता है ये कैपिटल A स्मॉल r होता है और इसका परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर जो है ये 18 होता है। और विद्युत बल्ब की बात करते हैं तो इसकी खोज किसने की थी? तो विद्युत बल्ब की जो खोज है ये थॉमस एडिसन के द्वारा की गई थी। फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जो विद्युत बल्ब है इसका फिलामेंट किसका बना होता है यानी कि तंतु किसका बना होता है? तो ये बना होता है टंगस्टन धातु का। और जो टंगस्टन धातु है इसका गलनांक है ये सर्वाधिक होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 34,220 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है। और टंगस्टन जो है इसका सिंबल अगर हम देखें तो ये कैपिटल W होता है। और परमाणु क्रमांक की अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर की तो ये 74 यानी कि 74 होता है। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक भोजन को पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात हो रही है कि ऐसा कौन सा ऊतक है जो पौधों में बनने वाले भोजन को पौधों के ही विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा फ्लोएम ऊतक। जो फ्लोएम ऊतक है ये पौधों में बनने वाले भोजन को पौधों के ही विभिन्न अंगों तक पहुँचाने का कार्य करता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पानी को पौधों के विभिन्न अंगों तक कौन पहुँचाता है। तो फ्रेंड्स जो जाइलम नाम का ऊतक होता है ये पानी को पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। ये दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और किसी न किसी एग्जाम में ये पूछे गए हैं और आगे आने की इनकी जो प्रोबेबिलिटी है फ्रेंड्स ये भी बहुत ज़्यादा है। तो आप इन सभी क्वेश्चन को नोट करते चलिए। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव रक्त का pH मान क्या होता है। तो जो मानव रक्त है इसका pH मान होता है 7.4 यानी कि 7.4। फ्रेंड्स जो मनुष्य का रक्त है इसका pH मान 7.4 यानी 7.4 होता है। और इसी कारण से जो रक्त होता है ये किस क्वालिटी का होता है। तो फ्रेंड्स ये क्षारीय होता है, बेसिक होता है। फ्रेंड्स बात कर लेते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, जैसे कि pH मान है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका पूरा नाम या पूर्ण रूप होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फ्रेंड्स जो pH स्केल है इसमें किसी भी घोल की अम्लीय, क्षारीय या उदासीन गुण का हम पता करते हैं। जो pH स्केल है इसके द्वारा किसी भी जो विलयन वगैरह है उसकी अम्लीयता, क्षारीयता या उसके उदासीन गुण का हम पता करते हैं। फ्रेंड्स बात कर लेते हैं अम्लीयता की कि कैसे पता करेंगे कि वो विलयन अम्लीय है या नहीं। तो वे पदार्थ जिनका pH मान 7 से कम होता है उनको हम अम्लीय की कैटेगरी में रखते हैं, वो अम्लीयता को दर्शाते हैं। और जिनका pH मान 7 से अधिक होता है फ्रेंड्स उनको हम क्षारीय विलयन कहते हैं, उनको बेसिक की क्वालिटी में रखा जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं उदासीन यानी न्यूट्रल सॉल्यूशन की। तो फ्रेंड्स उदासीन विलयन वे पदार्थ होते हैं जिनका pH मान 7 के बराबर होता है, उनको हम न्यूट्रल सॉल्यूशन या फिर उदासीन विलयन हम इनको कहते हैं। ये सभी फैक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इनमें फ्रेंड्स आप कंफ्यूज ना हो इसीलिए मैंने इनको एक ही जगह पर आपके लिए मेंशन कर दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वह हार्मोन कौन सा है जो मानव शरीर में रक्त दाब को नियंत्रित करता है। तो फ्रेंड्स रक्त दाब यानी कि बीपी, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो फ्रेंड्स ये होता है वैसोप्रेसिन। आंसर हो जाएगा हमारा वैसोप्रेसिन। और ये जो हार्मोन है ये पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा रिलीज होता है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसके द्वारा ये हार्मोन रिलीज होता है, और इसका प्रयोग रक्तचाप को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है इस हार्मोन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाई यानी कि उबासी जो है ये क्यों आती है। तो जो फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है ये बढ़ जाती है, इसी कारण से हमें जवाई यानी कि जिन्हें हम उबासी कहते हैं ये आती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस को अजनबी गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो अजनबी यानी कि स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स जो ज़ेनोन गैस होती है इसको अजनबी यानी कि स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स इसका रासायनिक प्रतीक क्या होता है, सिंबल क्या होता है। तो कैपिटल X स्मॉल ई जो है ये इसका रासायनिक प्रतीक होता है। और बात करते हैं इसके परमाणु क्रमांक की यानी कि एटॉमिक नंबर की। तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है ये 54 होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बढ़ते हैं अब हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य की आँखों के रंग जो है ये किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो मनुष्य की आंखों के रंग को कौन निर्धारित करता है। तो फ्रेंड्स करती हैं परितारिका यानी कि जिन्हें हम आइरिस कहते हैं, ये मनुष्य की आंखों का रंग निर्धारित करती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो सर सीवी रमन है इनको किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इन्हें दिया गया था प्रकाश की प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए, इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और फ्रेंड्स जो सर सीवी रमन थे इन्होंने प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के अध्ययन पर कार्य किया था, और इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और फ्रेंड्स दूसरे शब्दों में इसे क्या कहा जाता है, तो इसे रमन प्रभाव भी कहा जाता है। और सर सीवी रमन जो है इनका पूरा नाम था चंद्रशेखर वेंकट रमन। और फ्रेंड्स ये फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय बने थे सर सीवी रमन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये जितने भी फैक्ट हैं ये किसी न किसी एग्जाम में एज अ क्वेश्चन सीधे के सीधे पूछे गए हैं, और आगे
यानी कि इनकी जो प्रोबेबिलिटी है ये भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आप इन सभी को नोट डाउन करते चलिए, या फिर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रक्त में WBC की संख्या बढ़ने को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, रक्त में WBC की संख्या बढ़ने को हम कहते हैं ल्यूकेमिया। तो आंसर हो जाएगा हमारा ल्यूकेमिया। और फ्रेंड्स, WBC का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड कॉर्पोसल्स। ये एग्जाम में पूछा जाता है, आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, रक्त में अगर WBC की संख्या बढ़ रही है तो इसको हम ल्यूकेमिया कहेंगे। और फ्रेंड्स, अगर WBC की जो संख्या है ये घट रही है तो इसको ल्यूकोपेनिया कहा जाता है। और ये दोनों ही डिजीज़ हैं, दोनों ही बीमारियां हैं, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रक्त में RBC की संख्या के बढ़ने को क्या कहा जाता है? तो रक्त में RBC की संख्या बढ़ने को हम कहते हैं पॉलीसिथेमिया। तो आंसर हो जाएगा हमारा पॉलीसिथेमिया। और फ्रेंड्स, अगर संख्या बढ़ रही है RBCs की तो इसे हम कहते हैं पॉलीसिथेमिया, और अगर RBCs की संख्या घट रही हो तो इसे हम कहते हैं एनीमिया। और ये दोनों ही बीमारी हैं। और एनीमिया रोग का नाम तो आपने बहुत ही ज़्यादा सुना होगा, क्योंकि जो एनीमिया रोग है ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो जो एनीमिया रोग है ये विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। और एनीमिया रोग में क्या होता है? तो फ्रेंड्स, हमारे ब्लड में RBCs की जो संख्या है ये घटती चली जाती है। और फ्रेंड्स, इसे हम दूसरी भाषा में एनीमिया रोग को अरक्तता या फिर खून की कमी भी कहते हैं। बढ़ते हैं अब हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड, जो ब्लड ग्रुप है इसकी खोज की थी कार्ल लैंड स्टीनर ने। आंसर हो जाएगा हमारा कार्ल लैंड स्टीनर। और फ्रेंड्स, कार्ल लैंड स्टीनर द्वारा इसकी खोज कब की गई थी? तो 1901 में जो रक्त समूह है इसकी खोज की गई थी। और फ्रेंड, जो कार्ल लैंड स्टीनर है इन्होंने RH फैक्टर की भी खोज की थी, और कब की थी? तो 1940 में की थी। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बढ़ते हैं अब हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 होता है? तो फ्रेंड्स, ऐसा कौन सा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर 3 होता है? तो फ्रेंड्स, ये है लिथियम। आंसर हो जाएगा हमारा लिथियम। और फ्रेंड्स, जो लिथियम है इसको सबसे हल्की धातु भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स, इसका जो फॉर्मूला यानी कि सिंबल होता है ये क्या होता है? तो कैपिटल L और स्मॉल I इसका सिंबल होता है। फ्रेंड्स, इसके एटॉमिक नंबर की हम बात करते हैं तो ये 3 होता है। और फ्रेंड्स, यहीं पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे भारी धातु कौन सी है। तो सबसे भारी धातु जो है ये होती है ऑस्मियम। हमने देखा सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो ये है लिथियम। और सबसे भारी धातु की अगर बात करते हैं तो ये है ऑस्मियम। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और किसी न किसी एग्जाम में ये पूछे ही गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, कम तापमान यानी टेम्परेचर को नापने वाले यंत्र जो है इसे हम कहते हैं क्रायोमीटर। आंसर हो जाएगा हमारा क्रायोमीटर। और फ्रेंड्स, जो क्रायोमीटर है ये कम तापमान को नापता है। और फ्रेंड्स, इस यंत्र से -1000 डिग्री केल्विन तक का ताप हम माप सकते हैं। और बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर हाई टेम्परेचर को मापने वाले यंत्र की, तो हाई टेम्परेचर को मापने वाला जो यंत्र है इसे हम कहते हैं पायरोमीटर। ये दोनों ही आप याद रखेंगे और इन्हें नोट डाउन भी करते चलिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात बच्चे को BCG का टीका कब दिया जाता है? तो जो नवजात बच्चे होते हैं इनको BCG का टीका 48 घंटे के भीतर ही दिया जाना चाहिए। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 48 घंटे के भीतर। और ये जो BCG होता है इसका फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमेट-गुएरिन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, महासागर वगैरह में जो डूबी हुई वस्तुएं रहती हैं इनको इनकी स्थिति जानने के लिए उपयोग किया जाता है सोनार का। हमारा आंसर हो जाएगा सोनार। और जो सोनार होता है इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और ये एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से हम जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल को माप सकते हैं। इसे किसी नाव या जहाज पर लगाया जाता है और इसका उपयोग यानी इस यंत्र का उपयोग जो है ये समुद्र की गहराई, जल के अंदर हिमशैल या डूबे हुए जहाज, पनडुब्बी आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं सोनार का। आप यहाँ पर इमेज में इसके लिए देख सकते हैं सोनार के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हमारी ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वो है हाइड्रोजन, और आंसर हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन। और फ्रेंड्स, जो हाइड्रोजन है इसका सिंबल होता है कैपिटल H। और बात करते हैं इसके एटॉमिक नंबर की, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 1 यानी कि 1। फ्रेंड्स, अभी हमने बात की ब्रह्मांड में, तो ब्रह्मांड में तो सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है पृथ्वी यानी कि हमारी अर्थ में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व एलिमेंट पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन है ये हमारी पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और अगर हम बात करते हैं वायुमंडल की, तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में तत्व पाया जाता है जो वो होता है नाइट्रोजन। तो आंसर हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी किस से होने वाला रोग है? तो जो हेपेटाइटिस बी है ये वायरस से होने वाला रोग है, हमारा आंसर हो जाएगा वायरस। फ्रेंड्स, जो हेपेटाइटिस बी है ये वायरस से होने वाला रोग है, और इस रोग से लीवर की कोशिकाओं में सूजन आ जाती है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आप याद रखिएगा लीवर अंग प्रभावित होता है। और क्या होता है, तो लीवर की कोशिकाओं में सूजन आ जाती है। और फ्रेंड्स, विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो फ्रेंड, जो एलिमेंट है इसका सबसे पहले क्लासिफिकेशन जो है ये किया था डॉबेराइनर ने। तो आंसर हो जाएगा हमारा डॉबेराइनर। और फ्रेंड, जो डॉबेराइनर थे ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे, और इन्होंने तत्वों तीन तत्वों के त्रिक बनाए थे जिन्हें परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में इन्होंने रखा था। और इस प्रकार रखा था कि बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। फ्रेंड्स, इस नियम को डॉबेराइनर ने डॉबेराइनर का त्रिक नियम कहा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कमी के कारण थायराइड ग्रंथि में वृद्धि होने लगती है? तो फ्रेंड्स, आयोडीन की कमी के कारण जो थायराइड ग्रंथि है इसमें वृद्धि होने लगती है, और जिसे हम कहते हैं घेंगा रोग कहते हैं। आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि फूल जाती है, जिसे हम घेंगा रोग कहते हैं। और फ्रेंड्स, थायराइड ग्रंथि जो है ये कहाँ पर स्थित होती है? तो ये गले में ही स्थित होती है। और किसका की कमी के कारण जो थायराइड ग्रंथि है इसमें वृद्धि होती है? तो आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि में वृद्धि होने लगती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? तो जो रानीखेत बीमारी है ये मुर्गियों से संबंधित है। आंसर हो जाएगा हमारा मुर्गियों से। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन है, शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा का कारण बनती है। तो शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की जो मात्रा है ये अगर बढ़ने लगती है तो फ्रेंड्स ये बनती है पथरी का कारण, यानी कि इसे इंग्लिश में हम कहते हैं स्टोन बनने लगते हैं अगर कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा जो है ये बढ़ने लगती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक जो है किस कवक से प्राप्त किया जाता है? तो जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ये पेनिसिलिन जो कवक होता है इससे प्राप्त किए जाते हैं। और पेनिसिलिन जो है ये एक एंटीबायोटिक है, और इसकी खोज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? तो 1928 यानी कि 1928 में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके पास इससे रिलेटेड सभी फैक्ट हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक मानव शरीर में औसतन कितनी स्वाद नलिकाएं मौजूद होती हैं? तो फ्रेंड्स, मानव शरीर में कितनी स्वाद नलिकाएं होती हैं? तो 2000 से 8000 लगभग स्वाद नलिकाएं एक मानव शरीर में उपलब्ध यानी कि मौजूद होती हैं। और फ्रेंड्स, जो जीभ है इसमें उपस्थित स्वाद नलिकाएं हैं ये खाद्य पदार्थों का स्वाद का हमें ज्ञान कराती हैं, और इनकी औसतन संख्या कितनी होती है? तो 2000 से 8000 इनकी औसतन संख्या मानव शरीर में पाई जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कोशिकाएं पौधों के विभिन्न अंगों को जन्म देती हैं और पौधों को बढ़ने में मदद करती हैं? तो फ्रेंड्स, जो मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं होती हैं ये पौधों में विभिन्न अंगों को जन्म देती हैं और पौधों को बढ़ने में मदद यानी कि सहायता प्रदान करती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, मानव शरीर में जो कंठ होता है इसको कहा जाता है वॉइस बॉक्स। आंसर हो जाएगा हमारा वॉइस बॉक्स।
बॉक्स। और फ्रेंड्स जो कंठ का वायु मार्ग है ये एक भाग होता है जिसमें ध्वनि उत्पादन का कार्य होता है और फ्रेंड्स इसीलिए इसे स्वर तंत्र यानी कि वॉइस बॉक्स कहा जाता है और फ्रेंड्स इसे आमतौर पर हम अपनी भाषा में टेटुआ कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो फ्रेंड्स जो स्पर्मोलॉजी है इसमें अध्ययन किया जाता है बीजों का यानी कि एग्स का। बढ़ते हैं अब हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो जो फल होते हैं फ्रूट्स होते हैं इनको पकाने के लिए यानी कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और क्वेश्चन है हमारा भूपर पट्टी जिसे हम क्रस्ट कहते हैं जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड जो भूपर पट्टी है इसको अन्य नाम से जाना जाता है स्याल के नाम से। आंसर हो जाएगा हमारा स्याल। इमेज में आप इन सभी परतों के लिए देख सकते हैं जो हमारी पृथ्वी होती है इसमें 3 परतें पाई जाती हैं। पहली होती है भूपर पट्टी, दूसरी होती है मेटल और तीसरी जो होती है इसको कहते हैं। तो फ्रेंड जो पहली परत होती है भूपर पट्टी ये 2 तत्वों से मिलकर बनी होती है सिलिका और एल्यूमिनियम से, इसीलिए इसको स्याल भी कहा जाता है। फ्रेंड्स सेकंड होती है मेंटल और इसको सिलिका और मैग्नीशियम में इसकी प्रधानता होती है इसीलिए इसको सीमा के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता कि मेटल को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो आपका आंसर होता सीमा के नाम से। नेक्स्ट एंड लास्ट है क्रूड और इस जो होती है क्रूड सबसे लास्ट परत होती है भीतरी परत होती है और इसमें निकेल और फेरस जो कि लोहा होता है इसकी प्रधानता होती है इसीलिए इसको नीफे के नाम से भी जाना जाता है। किसके लिए? क्रूड के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो भारत का जो पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है ये स्थापित किया गया था तारापुर महाराष्ट्र में। आंसर हो जाएगा हमारा तारापुर महाराष्ट्र। और ये जो तारापुर महाराष्ट्र में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था तो ये कब स्थापित किया गया था। तो 28 अक्टूबर 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। और फ्रेंड्स जहां पर पहला जैसा शब्द जुड़ जाता है वो क्वेश्चन ही काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है अपने आप में। तो आप इसमें स्टार लगा लें, 5 स्टार 7 स्टार जितने स्टार लगाना चाहें आप इसमें लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में निम्न में से कौन सा यंत्र रूपांतरित करता है। तो फ्रेंड्स विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में कौन सा यंत्र रूपांतरित करता है। तो फ्रेंड्स ये करता है विद्युत हीटर। आंसर हो जाएगा हमारा विद्युत हीटर। और फ्रेंड्स यहाँ पर हम और डिस्कस कर लेते हैं जो विद्युत बल्ब होते हैं ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। विद्युत मोटर की अगर हम बात करते हैं तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती हैं। और विद्युत सेल जो होते हैं ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने का कार्य करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है। तो फ्रेंड्स मानव शरीर की सबसे लंबी जो कोशिका है ये होती है तंत्रिका कोशिका। आंसर हो जाएगा हमारा तंत्रिका कोशिका। और फ्रेंड्स इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क एवं शरीर के सभी अंगों को सूचना का आदान प्रदान करना और विश्लेषण करना होता है तंत्रिका कोशिका का कार्य। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है राडार सिस्टम में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स जो राडार सिस्टम होता है इसमें सूक्ष्म तरंगों का यानी कि माइक्रोवेव्स का उपयोग किया जाता है। और फ्रेंड्स आकाशीय क्षेत्र में वायुयान की लोकेशन को ट्रैक करने के लिए हम राडार का यूज करते हैं। जो राडार यंत्र होता है इसका उपयोग किया जाता है। और फ्रेंड्स राडार का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है तो ये होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग राडार का पूरा नाम होता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है। तो जो घेंगा रोग होता है ये होता है आयोडीन की कमी से। आंसर हो जाएगा हमारा आयोडीन। और जो आयोडीन है ये हमें नमक से प्राप्त होता है और आयोडीन की कमी के कारण जो थायराइड ग्रंथि है फ्रेंड्स ये फूलने लगती है जिससे घेंगा रोग हो जाता है। और बात करते हैं अगर थायराइड ग्रंथि की ये कहाँ स्थित होती है तो थायराइड ग्रंथि उपस्थित होती है गले में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से पुरुषों में नपुंसक
नपुंसकता और स्त्रियों में बांझपन का खतरा बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स पुरुषों में नपुंसकता और स्त्रियों में बांझपन का जो खतरा है ये बढ़ता है विटामिन ई की कमी के कारण। तो आंसर हो जाएगा हमारा विटामिन ई। और विटामिन ई जो है इसका रासायनिक नाम होता है टेकोफेरॉल। बढ़ते हैं अब हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जीवित शरीर के अंदर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स जीवित शरीर के अंदर कोशिका या ऊतक की अगर मृत्यु हो रही है तो उसको कहा जाता है नेक्रोसिस। आंसर हो जाएगा हमारा नेक्रोसिस। फ्रेंड्स अब बहुत टफ लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं और उसी तरीके के क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर कवर किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का जनक किसे कहा जाता है? तो जो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति है इसका जनक कहा जाता है हैनी मैन के लिए। आंसर हो जाएगा हमारा हैनी मैन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? तो जो टाइफाइड बुखार है ये होता है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के कारण। और किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो फ्रेंड्स सैल्मोनेला टाइफी नामक एक जीवाणु बैक्टीरिया होता है, इसके कारण टाइफाइड का बुखार होता है। और फ्रेंड्स यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो टाइफाइड बुखार है इसमें शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फ्रेंड्स टाइफाइड बुखार में शरीर की आंतें जो रहती हैं ये प्रभावित होती हैं। आंसर वहाँ पर हो जाएगा हमारा आंतें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य एक दिन में औसतन कितना मूत्र उत्सर्जित करता है? तो एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य जो है ये एक दिन में लगभग 1.5 लीटर मूत्र को उत्सर्जित करता है। और फ्रेंड जो मूत्र है इसका रंग पीला किस कारण से होता है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। तो मूत्र का जो रंग है ये पीला किस कारण से होता है? तो फ्रेंड्स यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का जो रंग है ये पीला होता है। मूत्र के अगर पीएच मान की बात करें तो ये 6 होता है। और इसका अगर हम संगठन देखें कि मूत्र में क्या क्या होता है, तो फ्रेंड्स मूत्र में जो जल है ये 95% की मात्रा में पाया जाता है। यूरिया ये पाया जाता है 2% की मात्रा में। और फ्रेंड प्रोटीन, वसा और शर्करा है ये 1.3 एवं अन्य की उपस्थिति इसमें होती है। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ध्वनि किन तरंगों के रूप में यात्रा करती है? तो फ्रेंड जो ध्वनि है ये अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। आंसर हो जाएगा हमारा अनुदैर्ध्य तरंगे। और फ्रेंड जो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं ये इनको माध्यम की आवश्यकता होती है संचरित होने के लिए। निर्वात में जो ध्वनि तरंगे हैं यानी कि अनुदैर्ध्य तरंगे हैं ये निर्वात में संचरित नहीं होती हैं। यहाँ से क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है घुमा कर कि ध्वनि तरंगे जो हैं ये निर्वात में संचरित हो सकती हैं या नहीं, तो वहाँ पर हमारा आंसर होगा निर्वात में संचरित नहीं होती हैं ध्वनि तरंगे, क्योंकि ये अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं और अनुदैर्ध्य तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बढ़ते हैं अब हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो जो मानव हृदय है इसमें कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। 2 इसमें आलिंद होते हैं और फ्रेंड्स 2 होते हैं निलय। याद रखिएगा आप, 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। इनका क्रम कैसा होता है फ्रेंड्स? तो दायां निलय, दायां आलिंद, बायां निलय और बायां आलिंद, इस प्रकार से जो कक्ष होते हैं इनकी संख्या 4 पाई जाती है। 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अब हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1 हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है? तो फ्रेंड्स जो 1 हॉर्स पावर है ये कितने वाट के बराबर होता है? तो ये होता है 746 वाट के बराबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? तो जो तंत्रिका तंत्र होती है इसकी इकाई होती है न्यूरॉन। आंसर हो जाएगा हमारा न्यूरॉन। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हृदय एवं फेफड़ों की गति को सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो हृदय एवं फेफड़ों की गति को सुनने के लिए जो डॉक्टर हैं, आपने ये यंत्र देखा होगा, लिए रहते हैं, इसको हम कहते हैं स्टेथोस्कोप। और स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? ये किया था लैनिक ने। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोनों ही क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बढ़ते हैं अब हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा यानी कि धोने का सोडा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो फ्रेंड्स जो सोडियम
कार्बोनेट है ये होता है वॉशिंग सोडा का रासायनिक फॉर्मूला Na2CO3 जिसे हम कहते हैं। फ्रेंड्स, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 कहा जाता है इसे। और बात करते हैं खाने के सोडे की, तो फ्रेंड्स जो खाने का सोडा होता है इसको हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट है खाने का नमक, तो खाने के नमक को हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड और इसका जो फॉर्मूला होता है रासायनिक सूत्र होता है ये होता है NaCl। आप यहाँ पर कंफ्यूज ना हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इसीलिए मैंने आपको ये सभी जो फैक्ट हैं एक ही जगह पर प्रोवाइड किए हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फ्रेंड्स डेफिनेटली आपका जो एग्ज़ाम है ये भी क्लियर होगा। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमारे एग्जाम भी क्लियर होंगे। बढ़ते हैं अब हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस प्रोटीन की मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो फ्रेंड्स हमारी पूरी बॉडी में जो ब्लड है, रक्त है, ये लगातार सर्कुलेट होता रहता है, संचरित होता रहता है और अंदर जो रक्त है इसका थक्का क्यों नहीं जमता है। तो फ्रेंड्स हेपेरिन नामक प्रोटीन के कारण शरीर के भीतर रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि किस प्रोटीन के कारण शरीर में रक्त का थक्का जम जाता है। तो फ्रेंड्स वहाँ पर बात की जाती है अगर हमें कोई चोट लग जाती है और हमारे शरीर से अगर लगातार रक्त बह रहा है तो उसको रोकने के लिए जो रक्त का थक्का है वो किस प्रोटीन की कारण जमता है। तो फ्रेंड्स वो जमता है फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होता है इसके कारण शरीर के बाहर रक्त का थक्का जमता है। याद रखिएगा आप, ये दोनों ही फैक्ट बिल्कुल अलग हैं। शरीर के भीतर की अगर बात हो रही है रक्त का थक्का नहीं जमता है तो आंसर है हमारा हेपेरिन प्रोटीन। और अगर आपसे शरीर के बाहर रक्त का थक्का जो जम जाता है उसकी बात होती है तो फ्रेंड्स जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है इसके कारण जो रक्त लगातार बहता रहता है उसको रोकने के लिए हमारा शरीर जो है ये रक्त का थक्का बना लेता है। और फ्रेंड्स कई बार क्या होता है शरीर में जो चोट लग जाती है और रक्त का थक्का जम जाता है तो उस रक्त को थक्के को हटाने के लिए, उसको पिघलाने के लिए जो हेपेरिन है इसके इंजेक्शन दिए जाते हैं। और फ्रेंड्स अगर इस इंजेक्शन से भी जो रक्त का थक्का है ये नहीं पिघलता है तो फिर उस कंडीशन में फ्रेंड्स ऑपरेशन की नौबत वहाँ पर आ जाती है और डॉक्टर द्वारा वहाँ पर ऑपरेशन किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है। तो फ्रेंड्स इस यंत्र के लिए आप नेट मूवीज़ वगैरह में या टीवी सीरियल्स वगैरह में ज़रूर देखा होगा। जो पुलिस रहती है वो गुनहगार से सच का पता लगाने के लिए, उससे सच उगलवाने के लिए इस यंत्र का उपयोग ज़रूर ही करते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो यंत्र होता है इसको हम कहते हैं पॉलीग्राफ और ये जो यंत्र होता है ये झूठ का पता लगाता है। बढ़ते हैं अब हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हास्य गैस जिसे हम लाफिंग गैस भी कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जो लाफिंग गैस है इसका रासायनिक सूत्र होता है N2O जिसे हम कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मनुष्य के जो होंठ है ये किस विटामिन की कमी के कारण फटते हैं। तो फ्रेंड जो मनुष्य के होंठ हैं ये विटामिन B2 की कमी के कारण फटते हैं। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो फ्रेंड्स जो एस्कॉर्बिक एसिड है ये होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है ये होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। आंसर हो जाएगा हमारा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक 1 सेल्सियस ताप बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है तो कितना बढ़ता है। तो फ्रेंड्स जो 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ता है इसमें ध्वनि का जो वेग है ये वायु में 0.6 मीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ता है। बढ़ते हैं अब हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथेनॉल को हम कहते हैं। तो जो मेथेनॉल है इसे वुड एल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और क्वेश्चन है मानव रक्त में कितने प्रतिशत प्लाज्मा होता है। तो जो मानव रक्त होता है इसमें प्लाज्मा का जो प्रतिशत होता है ये 55 से 60% की मात्रा में होता है। और फ्रेंड जो ब्लड है यानी कि रक्त है ये 2 भागों में पाया जाता है।
पहला जो होता है प्लाज्मा, जिसका प्रतिशत की अगर हम बात करते हैं तो 55 से 60% होता है। और प्लाज्मा में भी फ्रेंड्स जो जल है ये 90% की मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन जो है ये 9% यानी कि 9% की मात्रा में पाया जाता है। और अगर ग्लूकोज और मिनरल्स की बात करें तो ये बचे हुए 1% की मात्रा में पाए जाते हैं। फ्रेंड्स जो सेकंड पार्ट होता है इन्हें हम कणिकाएं कहते हैं। और फ्रेंड्स ये पाई जाती हैं 40 से 45% की मात्रा में। और जो कणिकाएं हैं इनके भी 3 भाग होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और तीसरा जो भाग होता है ये प्लेटलेट्स होता है। आरबीसी की बात करें तो इन्हें हम रेड ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो इन्हें व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स कहा जाता है। और तीसरा भाग होता है प्लेटलेट्स। बढ़ते हैं अब हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किन भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? तो ऐसी कौन सी भित्तियां हैं जिन पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को हम रक्त दाब कहते हैं? तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा हमारा शिरा। जो शिरा होती हैं इनके द्वारा रक्त पर डाले गए दबाव को हम रक्त दाब कहते हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और आगे यानी कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ये भी डेफिनेटली कई बार है। और यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, रक्त दाब मापक यंत्र क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर मापक जो यंत्र होता है इसको हम कहते हैं स्फिग्नोमेनोमीटर। आंसर हो जाएगा हमारा स्फिग्नोमेनोमीटर। और डॉक्टर के पास फ्रेंड्स आपने भी इसको कई बार देखा होगा। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव रक्त में कितने समूह यानी कि ब्लड ग्रुप होते हैं? तो फ्रेंड जो मानव रक्त यानी ह्यूमन ब्लड है इसमें पाए जाते हैं 4 ब्लड ग्रुप। आंसर हो जाएगा हमारा 4। जो 4 रक्त समूह हैं ये मानव रक्त में पाए जाते हैं। और कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स ए बी और ओ, ये 4 रक्त समूह जो हैं ये मानव रक्त में पाए जाते हैं। फ्रेंड्स जो ए बी होता है ये सर्वग्राही कहा जाता है। और बात करते हैं ओ की तो ये सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। जो ए बी ब्लड ग्रुप है ये सभी से ब्लड ले सकता है, ए वाले से भी ले सकता है, बी वाले से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। और फ्रेंड्स ये किसी को ब्लड नहीं दे सकता है, ये सिर्फ ए बी जो ब्लड ग्रुप होगा उसको ही ये ब्लड डोनेट कर सकता है। बात करते हैं ओ की तो ये सर्वदाता रक्त समूह होता है। ये ए के लिए भी ब्लड डोनेट कर सकता है, बी के लिए भी ब्लड डोनेट कर सकता है, ए बी के लिए भी ब्लड डोनेट कर सकता है और ओ के लिए भी ब्लड डोनेट कर सकता है। इसीलिए ओ जो रक्त समूह होता है इसको सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इसी सीरीज का है। और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, ए बी रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है क्योंकि? तो अभी हमने देखा कि जो ए बी रक्त समूह है ये सर्वग्राही कहलाता है। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो ए बी रक्त समूह है ये सर्वग्राही क्यों कहलाता है? तो फ्रेंड्स जो ए बी रक्त समूह है इसमें किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, इसीलिए जो ए बी ब्लड ग्रुप है इसको हम सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, साधारण लोलक के समय को दोगुना करने के लिए धागे की जो लंबाई है ये कितनी करनी चाहिए? तो फ्रेंड्स जो साधारण लोलक होता है ये इस तरीके का होता है, आपने देखा होगा ये इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करता है। तो फ्रेंड जो साधारण लोलक होता है अगर हमें इसके समय को दोगुना करना है तो फ्रेंड्स इसके समय को अगर दोगुना करना है तो इसकी जो धागे की लंबाई है इसको हमें 4 गुना बढ़ाना होगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा 4 गुना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्लाज्मा का रंग पीला या हल्का पीला किसके कारण होता है? तो जो प्लाज्मा है इसका रंग पीला या हल्का पीला होता है और किसके कारण होता है? तो फ्रेंड्स बिलिरुबिन के कारण होता है फ्रेंड्स। और रक्त का रंग अगर हम बात करें लाल किस कारण से होता है तो रक्त का जो रंग है ये लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ये दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इन सभी को आप मेरे साथ में याद करते चलिए या फिर इन्हें आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी, इसको किस और नाम से जाना जाता है? तो पहले हम यहाँ पर यही फैक्ट देख लेते हैं कि विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी रोग होता है। और ये किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो निक्टोलोपिया के नाम से जाना जाता है रतौंधी के लिए। और विटामिन ए जो है इसका रासायनिक नाम भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो विटामिन ए जो है इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अस्थि क्रमशः है। तो फ्रेंड्स मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? तो वो होती है फ्रेंड्स स्टेपिस, जो कि कहाँ पर स्थित होती है? कान में स्थित होती है। और सबसे बड़ी जो हड्डी है वो होती है फीमर, जो कि कहाँ पाई जाती है? तो फ्रेंड्स वो पाई जाती है जांघ में। तो मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी हो गई? स्टेपिस। और सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? तो ये है फीमर। और ये पूछा जाए कहाँ पर पाई जाती है, तो फ्रेंड्स जो स्टेपीज है ये कान में पाई जाती है। और फ्रेंड्स बात करते हैं सबसे बड़ी हड्डी फीमर की, जो कि जांघ में पाई जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो फ्रेंड्स क्या होता है? तो फ्रेंड्स जो प्रकाश है ये वायु से अगर कांच में जाएगा तो उसका जो तरंगदैर्ध्य है ये घट जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स जो वायु है यहाँ पर फ्रेंड्स विरल माध्यम पाया जाता है। और फ्रेंड्स कांच की अगर बात करें तो यहाँ पर सघन माध्यम पाया जाता है। और फ्रेंड्स जो प्रकाश है ये अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो इसका जो तरंगदैर्ध्य है ये घट जाता है। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत किस पुस्तक में प्रतिपादित किया है? तो फ्रेंड्स चार्ल्स डार्विन ने, सबसे पहले ये देखते हैं इनने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो चार्ल्स डार्विन ने क्रम विकास का सिद्धांत दिया था। और किस पुस्तक में ये प्रतिपादित है? तो फ्रेंड्स द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक है, यानी कि प्रजातियों की उत्पत्ति, इस पुस्तक में इनका जो सिद्धांत है ये प्रतिपादित है चार्ल्स डार्विन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स पुरुषों की जो नसबंदी है इसे कहा जाता है बेसेक्टॉमी। और यहीं पर हम देख लेते हैं कि महिलाओं की नसबंदी को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स पुरुषों की नसबंदी को बेसेक्टॉमी और महिलाओं की जो नसबंदी है इसे ट्यूबेक्टॉमी कहा जाता है। इन दोनों को ही आप याद रखेंगे, ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा था? तो फ्रेंड्स मानव निर्मित जो प्रथम रेशा है ये कौन सा था? तो फ्रेंड्स ये था नायलॉन। आंसर हो जाएगा हमारा नायलॉन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके जो फैक्ट हैं ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और क्वेश्चन है हमारा, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो जो आरबीसीज हैं इनका निर्माण कहाँ पर होता है? तो अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है। और फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं भ्रूण अवस्था में, तो भ्रूण अवस्था में जो आरबीसी का निर्माण है ये कहाँ पर होता है? तो यकृत यानी कि लीवर में आरबीसीज का निर्माण भ्रूण अवस्था में होता है। फ्रेंड्स जो आरबीसीज हैं ये प्लीहा में जाकर नष्ट हो जाती हैं, इसीलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ये सभी फैक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपके जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है मैं सारे के सारे यहाँ पर क्लियर करते चल रही हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, डब्ल्यूबीसी का प्रमुख कार्य होता है? तो जो डब्ल्यूबीसी है यानी कि वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, तो इनका जो मुख्य कार्य होता है ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को पैदा करना होता है। आंसर हो जाएगा हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करना। और ये जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को पैदा करती हैं, अर्थात हमारे शरीर को रोगों से संक्रमित होने से हमें बचाती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये वो यंत्र है जिसके द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है और इस यंत्र को कहा जाता है सिस्मोग्राफ। आंसर हो जाएगा हमारा सिस्मोग्राफ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में नाभिक ईंधन के रूप में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो फ्रेंड्स सूर्य में नाभिक ईंधन के रूप में अधिक मात्रा में पाई जाती है हाइड्रोजन गैस। आंसर हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन। और अगर आपसे प्रतिशत पूछा जाता है तो लगभग 74% की मात्रा में जो हाइड्रोजन गैस है ये सूर्य में पाई जाती है। और फ्रेंड जो सूर्य है इसमें प्रकाश उत्सर्जन जो होता है ये नाभिकीय संलयन के कारण होता है। ये फैक्ट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी आईएमपी आप इसमें लिख सकते हैं। ये जो फैक्ट है इसकी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है कि सूर्य में प्रकाश उत्सर्जन का कारण क्या है? तो फ्रेंड्स होता है नाभिकीय संलयन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो फ्रेंड्स संसार यानी कि वर्ल्ड का सबसे छोटा जो
पुष्प है यानी कि फ्लावर है वो कौन सा है, तो उसका नाम है वुल्फिया। आंसर हो जाएगा हमारा वुल्फिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता। तो मानव शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसमें रक्त यानी कि ब्लड नहीं पाया जाता। तो फ्रेंड्स ये होता है आँख का एक भाग होता है जिसका नाम है कॉर्निया, और इसमें रक्त नहीं पाया जाता है। जो कॉर्निया है वातावरण के संपर्क में होता है, जिससे कॉर्निया को रक्त ना मिलने पर भी ऑक्सीजन मिलती रहती है। और फ्रेंड्स नेत्रदान करते समय आँख के किस भाग को दान किया जाता है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स नेत्रदान करते समय आँख का जो कॉर्निया वाला भाग होता है इसको ही दान किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं कि मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है ये यकृत होती है यानी कि लीवर होती है। अब हम इस क्वेश्चन में ये जान रहे हैं कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो फ्रेंड्स मानव शरीर की यानी कि ह्यूमन बॉडी की जो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो इसका नाम होता है अग्नाशय। आंसर हो जाएगा हमारा अग्नाशय। जो अग्नाशय है इसे हम पेनक्रियाज भी कहते हैं और ये हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी यानी कि बिगेस्ट ग्लैंड होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो फ्रेंड्स आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कॉर्पोसल्स या फिर रेड ब्लड सेल्स जो है इनका वैज्ञानिक नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स। आंसर हो जाएगा हमारा एरिथ्रोसाइट्स। और जो आरबीसी है इनकी खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। तो इनकी जो खोज है ये की गई थी एंटोनियो ल्यूवेनहॉक के द्वारा। और फ्रेंड्स अगर हम बात कर लेते हैं इनके जीवन काल की तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है। तो आरबीसी का जो जीवन काल है ये 20 से लेकर 120 दिन का होता है। बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की यानी कि वाइट ब्लड कॉर्पोसल्स की, और इनका जो वैज्ञानिक नाम है ये होता है ल्यूकोसाइट। और इनके जीवन काल की अगर बात करें तो ये 1 से 4 दिन का होता है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो फ्रेंड जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है इसको हम इलेक्ट्रॉन की हानि के रूप में परिभाषित करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनकोना किससे प्राप्त किया जाता है। तो फ्रेंड जो सिनकोना है ये प्राप्त होता है कोनेन की छाल से। आंसर हो जाएगा कोनेन की छाल से, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वालामुखी पर्वतों में कौन सी गैस निकलती है। तो जो ज्वालामुखी होते हैं इनके विस्फोट जब होते हैं उस समय इनसे कौन सी गैस निकलती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस इनसे निकलती है। आंसर हो जाएगा हमारा सल्फर डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुर्दे के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो जो गुर्दे हैं इनके अध्ययन को कहा जाता है नेफ्रोलॉजी। और फ्रेंड जो गुर्दे हैं यानी कि वृक्क की किडनी अगर इनकी आपसे न्यूनतम इकाई पूछी जाती है तो फ्रेंड्स ये होती है नेफ्रॉन। ये भी आप याद रखेंगे, नेफ्रॉन जो है ये वृक्क की न्यूनतम इकाई होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है तो जो अम्ल होते हैं इनका स्वाद कैसा होता है। तो इनका स्वाद होता है खट्टा। आंसर हो जाएगा हमारा खट्टा। जितने भी पदार्थ हैं उनका स्वाद अगर खट्टा है तो वो अम्लीयता को ही दर्शाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड किसके उत्पादन से संबंधित है। तो जो ऑपरेशन फ्लड है ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। आंसर हो जाएगा हमारा दुग्ध उत्पादन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाई स्टेट एंजाइम का स्त्रावण किस ग्रंथि से होता है। तो जो डाई स्टेट एंजाइम है इसका स्त्रावण होता है लार ग्रंथि से। आंसर हो जाएगा हमारा लार ग्रंथि से। और मानव शरीर में कितने प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहली होती है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरी की अगर बात करें तो ये होती है सबलिंगुअल ग्लैंड, और तीसरी की अगर हम बात करते हैं तो ये होती है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। 3 प्रकार की जो ग्लैंड है ग्रंथि हैं ये मानव शरीर में पाई जाती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जूल कितने की बराबर होता है। तो फ्रेंड जो 1 जूल है ये होता है 10 के ऊपर 7 की घात अर्घ्य के बराबर, यानी कि 10⁻⁷ अर्घ्य के बराबर होता है 1 जूल। और जूल को हम फ्रेंड्स जे से डिफाइन करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत होती है। तो जितने भी नॉन स्टिक
बर्तन होते हैं इन पर होती है टेफ्लॉन धातु की परत। आंसर हो जाएगा हमारा टेफ्लॉन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी जल कहा जाता है। तो फ्रेंड जो भारी जल है ये कहा जाता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड के लिए। और बात करते हैं अगर इसके केमिकल फॉर्मूले की, रासायनिक सूत्र की, तो फ्रेंड्स ये होता है D2O। आंसर हो जाएगा D2O और इसे हम कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मिनीमाता रोग जल में किसके प्रदूषण के कारण होता है। तो जो मिनीमाता रोग होता है ये जल में मरकरी की यानी कि पारे के प्रदूषण के कारण होता है। और बात करते हैं अगर इसके सिंबल की, तो इसका जो सिंबल है ये होता है कैपिटल H स्मॉल g। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है NaOH सूत्र वाले यौगिक का नाम है। तो NaOH जो सूत्र है ये होता है कास्टिक सोडा का। आंसर हो जाएगा हमारा कास्टिक सोडा। और बात करते हैं अगर इसके रासायनिक नाम की, तो ये होता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। बढ़ते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रहों की परिक्रमा की गणना है ये की जाती है। तो ग्रहों की परिक्रमा की जो गणना है ये की जाती है डॉपलर प्रभाव के द्वारा। आंसर हो जाएगा हमारा डॉपलर प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है। तो जो ओजोन परत है ये पाई जाती है समताप मंडल में। आंसर हो जाएगा हमारा समताप मंडल। और फ्रेंड जो समताप मंडल है ये हमारे वायुमंडल की तीसरी परत होती है। और फ्रेंड जो विश्व ओजोन दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कीड़ों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं। तो कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहा जाता है एंटोमोलॉजी। आंसर है हमारा एंटोमोलॉजी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमक्खियों के पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो मधुमक्खी पालन जो है इसके अध्ययन को हम कहते हैं एपीकल्चर। आंसर हो जाएगा हमारा एपीकल्चर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव त्वचा के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड जो मानव त्वचा है इसके अध्ययन को कहते हैं डर्मेटोलॉजी। आंसर हो जाएगा हमारा डर्मेटोलॉजी। और फ्रेंड्स त्वचा संबंधी जो डॉक्टर होते हैं रोग के, चर्म रोग वगैरह, इनके जो डॉक्टर होते हैं इनको हम क्या कहते हैं। तो डर्मेटोलॉजिस्ट इनको कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोडीजल बनाने के लिए किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स बायोडीजल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है रतनजोत का। आंसर हो जाएगा हमारा रतनजोत। और जो रतनजोत है इसके बीज से बायोडीजल को बनाया जाता है। और बात करते हैं अगर रतनजोत की रासायनिक नाम की, तो ये होता है ज़ेट्रोफा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसे नोट करते चलिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मृग तृष्णा बनने का कारण है। तो फ्रेंड जो मृग तृष्णा है इसके बनने का कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और फ्रेंड जो मृग तृष्णा है आखिर ये होता क्या है। तो फ्रेंड्स गर्मियों में रेगिस्तान में यात्रियों को कुछ दूरी पर पानी होने का भ्रम होता है, इसे ही हम कहते हैं मृग तृष्णा या फिर मरीचिका भी कहते हैं। और इसके बनने का जो कारण होता है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध का सापेक्षिक घनत्व या शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है। तो दूध का जो सापेक्षिक घनत्व है या फिर शुद्धता है ये किस यंत्र द्वारा मापी जाती है। तो ये मापी जाती है लैक्टोमीटर के द्वारा। इमेज में आप यहाँ पर लैक्टोमीटर को देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्फ को पिघलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स बर्फ को पिघलाने के लिए उपयोग किया जाता है नमक का। आंसर है हमारा नमक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति किस यंत्र द्वारा मापी जाती है। तो फ्रेंड्स रेडियो तरंगों द्वारा जो वस्तुओं की स्थिति है ये मापी जाती है राडार के द्वारा। आंसर हो जाएगा हमारा राडार। और जो राडार है इसका फुल फॉर्म यानी कि पूर्ण रूप होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। और बात करते हैं इसके आविष्कार की कि राडार का आविष्कार किसने किया था। तो ये किया था रॉबर्ट वॉटसन ने। और जो राडार है ये वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है। और इसकी सहायता से गतिमान वस्तुओं, वायुयान, जलयान, मोटर गाड़ियों आदि की दूरी, ऊंचाई, दिशा, चाल आदि को ही हम पता कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ में। आपकी व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक पर एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी ग्रुप हों उन सभी ग्रुप में इस वीडियो को फ्रेंड्स शेयर करें। साथ ही सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और मोर वीडियोज़ के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को भी विजिट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।